गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आप लोग आ जाइए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। पीएस ब्लूम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कैटेगरी में विभाजित करना, जिसमें 3 हायरार्किकल मॉडल इन्होंने दिए। हायरार्की होती है घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है बात, बिल्कुल। गुड इवनिंग सोनल, मुक्ता, चेतना। यूनिट 1 यूनिट 2 में टाइम नहीं लगेगा, हमारा टेंशन मत लो। ये विकास है ना, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। पेपर से काफी दिन पहले हो जाएगी, टेंशन मत लो। रिकॉर्डेड वीडियो डलवाने का मूड नहीं है, लाइव ही चलने दो, क्या दिक्कत है। चले बढ़े आगे। जी यादव जी, चलिए। अनुश्री, मैं एकदम अच्छे, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक वर्गीकरण है, एक क्लासिफिकेशन है, एक विभाजन है कि कैसे 3 हायरार्किकल मॉडल्स में लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया जा सकता है, यानी अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें जनता, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। मतलब जो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर, कि सीखने के उद्देश्य जो हैं उसमें किस किस तरह से लर्निंग पॉसिबल है उसको जटिलता के आधार पर लेवल्स के रूप में, स्तरों के रूप में विभाजित करके स्पेसिफिकली जो जिस चीज से संबंधित है उसमें डाल करके दिखाया है। डेली क्लास हो रही है खुशबू, कल भी क्लास हुई थी। द 3 लिस्ट्स कवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और साइकोमोटर यानी गत्यात्मक। 3 पक्षों में इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया है, यानी सीखने के उद्देश्य 3 पक्षों में इन्होंने डिवाइड किए हैं कि 3 तरह से हम सीख सकते हैं। कैसे? पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, आपके दिमाग से संबंधित चीजें दिमाग से जुड़ती हैं, हमें समझ में आती हैं। दूसरा है अफेक्टिव यानी आपके दिल यानी आपके इमोशन से जुड़ेंगी तो हमें समझ में आएंगी। देन आपका साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब हम अपने दिमाग, दिल और शरीर फिजिकल एक्टिविटी करके इन तीनों से सीखते हैं। शिखा मैं दे चुकी हूँ आपको, होपफुली आपने देख लिया होगा। एरिक एरिक्सन, इनफ है उतना। अगर हम बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन है ये, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन है ये, विभाजन है 3 चीजों में। कैप से याद रखेंगे, CAP, कैप। कैप बोले तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन ये ब्लूम, BS ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम और उनके कुछ एसोसिएट्स ने, जैसे क्रैथवॉल, एंडरसन, अनीता हैरो या इस तरह के डेव, इस तरह के कुछ लोग थे, उनके साथ एसोसिएट्स थे जिन्होंने ये पूरा टेक्सोनॉमी को पहले तो बनाया, लेकिन मेन योगदान इसमें ब्लूम का है और उसके बाद बाकी लोगों ने रिवीजन भी किया, साथ में भी काम किया, ये सारी चीजें हुई। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, आपके हेड। दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव आपके दिल से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक आपके इमोशंस से जब तक चीजें नहीं जुड़ती, हमारे दिमाग में चीजें बैठती नहीं है, जब तक हमारा कोई एग्जांपल दिल पे नहीं लग जाता, तो ये हुआ संवेगात्मक पक्ष। तीसरा एक डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। अरे थैंक यू दीपिका। साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक पक्ष, जिसमें आप गति करेंगे। गत्यात्मक मतलब जिसमें आप गति करेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, गत्यात्मक पक्ष। ठीक है बात, इतनी कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है ना बात? हाँ, कर लेंगे करने का जी गरिमा। तो 3 पक्ष हैं, CAP कैप, सर पे जो कैप लगाते हैं आप उससे याद रखेंगे। कॉग्निटिव, हाँ दिशा उसमें कुछ नेटवर्क इशू हो गया, मैराथन बीच में रुक गई आज, मैं क्या कर सकते हैं। देखिए, तो कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, फिर है आपका अफेक्टिव डोमेन, संवेगात्मक पक्ष आपके इमोशन से जुड़ा हुआ, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष। क्लियर है? मतलब हमारे संज्ञान, हमारे दिमाग से जुड़े बात, लर्निंग जो है वो हमारे दिमाग को फुलफिल करे, हमारे इमोशंस तक पहुंचे, हमारे हार्ट तक पहुंचे, और साइकोमोटर डोमेन यानी कि गत्यात्मक पक्ष, हमें फिजिकली भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। जब इन तीनों का मिश्रण होगा तो लर्निंग बेहतर हो पाएगी। ठीक, जस्ट शुरू किया है अभी। लर्निंग बेहतर हो पाएगी जब दिमाग, दिल और हाथ पैरों का संयोग होगा एक तरह से। कोनेटिव साइकोमोटर का ही दूसरा नाम है, कोनेटिव साइकोमोटर का ही दूसरा नाम है। ठीक, इसको कोनेटिव भी कह देते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये जो CAP कैप हमने समझा अभी, इस कैप में पहली बात कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें हमारा दिमाग यानी हमारे हेड से रिलेटेड है, सोचना है ना। व्यवहार का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहार का, येलो कैप एग्जैक्टली सिमरन, व्यवहार का सोचना पक्ष यानी थिंकिंग एस्पेक्ट किस में आएगा? कॉग्निटिव में आएगा। जिसमें भी दिमाग इस्तेमाल होगा वो कॉग्निटिव में आएगा, है ना। दिमाग में क्या क्या होगा? थिंकिंग होगी, रीजनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इमेजिनेशन होगी, मेमोरी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, ये सारी चीजें दिमाग से रिलेटेड हैं। तो कॉग्निटिव मतलब आपके दिमाग, आपके हेड से संबंधित है। संज्ञानात्मक पक्ष जो है 3H से भी जोड़ सकते हो आप इस बात को। 3H होता है हेड, हार्ट और हैंड। ठीक, लॉजिक से रिलेटेड। दूसरा है अफेक्टिव, अफेक्टिव बोले तो इमोशंस से जुड़ा हुआ, यानी आपके हार्ट से जुड़ा हुआ। इमोशंस किससे जुड़े हुए हैं? आपके हार्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसको हम कहेंगे संवेगात्मक, आपके संवेगों से, कि आप चीजों को कितना वैल्यू कर रहे हैं, कैसे आप रिसीव कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके इमोशंस से।
भाई कोई एग्जांपल आपकी फीलिंग्स तक पहुंचता है जब, है ना। एक चीज होती है जब हमने प्याजे की थ्योरी के डेफिनेशन या बाकी चीजें पढ़ी, क्या क्या उसमें है, उसमें हमारा दिमाग लगा। जब हम उसे अपने ऊपर लेकर के किसी एग्जांपल से समझते हैं, उसमें हमारा दिल खर्च होता है, मतलब हमारे दिल से जुड़ गई वो बात। और साइकोमोटर, यदि आपको एक एक्टिविटी करने को दे दी जाए, मान लीजिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक एक्टिविटी या इवन प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज की एक एक्टिविटी है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को यदि आप किसी 2 साल के बच्चे के सामने करके देखें तो वो फिजिकली भी आपने जुड़ गया, आपके हाथ भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो 3H से जुड़ गई आपकी एजुकेशन। साइकोमोटर, जिसको कोनेटिव पक्ष भी कह देते हैं, CONATIVE, कोनेटिव भी कह देते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? हैंड से। हैंड का मतलब क्या है? फिजिकल एक्टिविटी से। ठीक है बात। तो तीसरी जो बात है वो है गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष, तीनों पक्षों की बात हो गई। तो इन 3 पक्षों में लर्निंग होती है। हेड, अगर पूछे थिंकिंग एस्पेक्ट किस में आएगा तो आप कहेंगे कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। पूछा हुआ है ये, थिंकिंग एस्पेक्ट कॉग्निटिव में। व्यवहार का, बिहेवियर का, करना, फील करना, यानी फीलिंग एस्पेक्ट किस में आएगा? आप कहेंगे अफेक्टिव में आएगा, इमोशंस में आएगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे आशिमा। तीसरा है आपका व्यवहार का करना पक्ष, यानी डूइंग एस्पेक्ट, करना, फिजिकली कुछ भी आप करेंगे तो वो आएगा साइकोमोटर में, यानी कोनेटिव में। हाँ बिल्कुल सही है हुमा। तो हम कह सकते हैं, टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, होगी आयुषी होगी। तो कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ बात हो रही है हेड की, फिर अफेक्टिव की बात करें तो हार्ट की बात हो रही है, साइकोमोटर की बात करें तो हैंड की बात हो रही है। ये तीनों बातें क्लियर हैं? हाँ, गांधी जी ने बात की थी 3H की, उससे पहले एस्ट्रोलॉजी भी बात कर चुके थे, है ना। 3H फॉर्मूला की बात करें कि बच्चे का दिल, दिमाग और उसका शरीर सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये तीनों एस्पेक्ट हमारे सम्मिलित हों। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक, क्लियर है? ओहो गरिमा, क्या हुआ भाई? हाँ, बहुत बड़े मुक्ता। चलिए आगे बढ़िए। तो ये 3 डोमेन है CAP कैप से। अब आप ये बात भी लिख लेंगे, है ना। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो वैसे BS ब्लूम ने दिया था। ब्लूम ने तो तीनों में ही काम किया है, लेकिन मेनली ब्लूम ने दिया था। और ब्लूम के साथ इसको रिवीजन में जो लोग काम आए वो थे एंडरसन एंड क्रैथवोल। तो आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं, ब्लूम कॉग्निटिव एस्पेक्ट के लिए और एंडरसन और क्रैथवोल यहाँ लिखा ही हुआ है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आपके 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट में आपके 5 हैं, और साइकोमोटर में आज की डेट में 6 हैं। इसमें पुराना लिखा हुआ है 5, मैं 6 डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक, तो ये अपडेट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें 2004 में इसको अपडेट किया गया था, बिल्कुल। तो 6, 5 और 6 लेवल्स हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है 99% या 90% से भी ज्यादा वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से आता है। ठीक है, इतनी बात। 6, 5 और 6, 6, 5, 11 और 6, 17 टोटल मिलाकर के। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी सबसे पहले 1956 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1956 में। 2001 में इसको रिवाइज किया गया। ठीक, ये रिवाइज मॉडल की बात हो रही है। ये बाद में और भी रिवीजन हुए हैं। तो मेन क्या है, 1956 में पहली बार आई और 2001 में रिवाइज हुआ। ठीक, न्यू वाली में यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हल्का सा वहां चेंज है साइकोमोटर में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया? BS ब्लूम ने, और उनके साथ एंडरसन एंड क्रैथवोल ने इसको रिवाइज किया था। अफेक्टिव डोमेन में ब्लूम एंड मारिया और क्रैथवोल ये लोग शामिल हैं। तीसरा है इसमें डेव, इनके साथ अनीता हेरो और सिम्पसन, 3 लोग साइकोमोटर में आते हैं। ठीक है, 1956 राइट एग्जैक्टली। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की, जिसमें आपका दिमाग, आपका संज्ञान, आपकी नॉलेज को कैसे आप ग्रहण करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें 6 लेवल्स हैं, बढ़ते क्रम में है ये, नीचे से ऊपर की तरफ लेवल बढ़ता जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी का जो हमने शुरुआत में ही बात की थी, जटिलता का स्तर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। हायरार्की कोई भी जो होती है, हायरार्की जो कोई भी होती है वो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है, लेवल 1 से लेवल 2, फिर ऊपर ऐसे जाती है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? हाँ, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ब्लूम ने और एंडरसन ने काम किया, फिर क्रैथवोल जो बीच वाला है आपका अफेक्टिव, देन अनीता हेरो और सिम्पसन, ब्लूम भी शामिल है थर्ड में। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है या कोई दुख दर्द परेशानी है? चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं, पहला लेवल है किसका? नॉलेज का, जिसको ज्ञान कह देते हैं। इस नॉलेज का मतलब प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है आपने चीजों को भर लिया अपने अंदर। ठीक, फिर है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन होता है चीजों को समझना। फिर है एप्लीकेशन, फिर है एनालिसिस, देन है सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन हाईएस्ट है। कब की बात हो रही है ये? 1956 में जब आई थी तब की बात हो रही है। इसमें रिवीजन होकर के हल्का सा चेंज है जिसको हम आगे देखेंगे। लोअर टू हायर, क्लियर है बात? बिल्कुल। ये ट्राइंगल क्यों बनाया है? ये टैक्सोनॉमी है, इसको ट्राइंगल नहीं कहेंगे, ये हायरार्की है। ट्राइंगल अपने आप में हायरार्किकल इन नेचर होता है कि सबसे नीचे वाला लेवल, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, सबसे टॉप है ये। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया कशिश। तो नॉलेज मतलब ज्ञान, इसको ऐसे भी याद रख लेते थे पहले, देखिएगा। याद रख लेने के लिए के फॉर नॉलेज, KCAASE, जैसे भी जिसको याद रहे, KCA से याद रखना, KCA के बाद ASE। ठीक है, बहुत बढ़िया था। अब इनको एक एक करके समझना पड़ेगा। तो अगर पूछे बिहेवियर का थिंकिंग एस्पेक्ट या लर्निंग का थिंकिंग एस्पेक्ट
लर्निंग का रीजनिंग एस्पेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं वो कहाँ आएंगे, तो हम कहेंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, जैसे नॉलेज हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, मेमोरी हुई, इमेजिनेशन हुआ, ये सब जितने भी दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं। अब इसको रिवाइज किया गया 2001 में, क्रैथवोल, एंडरसन, इन सब ने इसको किया रिवाइज, और इसमें हल्का सा नाम में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? ये वर्ब की फॉर्म, नाउन से पहले क्या थे, नॉलेज क्या है, नाउन है, रिमेंबरिंग क्या है, वर्ब है, तो नाउन से वर्ब में कन्वर्ट हो गए ये 2001 के परिवर्तन में। ठीक, क्रिया की फॉर्म में आ गए। रिमेंबरिंग, जिसको हम नॉलेज कह रहे थे वो रिमेंबरिंग बन गया, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कह रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग बन गया, जिसको हम अप्लाइंग कह रहे थे वो एप्लीकेशन से अप्लाइंग बन गया, एनालिसिस को एनालाइजिंग बना दिया, यानी आईएनजी लग गया सब में, इवैल्यूएशन जो कि टॉप था उसको नीचे ला करके इवैल्यूएटिंग कर दिया गया, और सिंथेसिस जिसको क्रिएटिंग कह रहे थे वो टॉप पे चला गया। इतनी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है नहीं? बताओ एक बार। देखो इसको ऐसे देखिएगा इन कंपैरिजन, ये है 1956 वाली टेक्सोनॉमी, ठीक, और यहाँ है 2001 वाली टेक्सोनॉमी, ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ 6 लेवल से, वहां भी यहाँ भी, बस चेंज कहाँ हुआ है, ये सिंथेसिस को ऊपर हाईएस्ट पे पहुंचा दिया और इवैल्यूएशन को सेकंड हाईएस्ट पे। ये जो इवैल्यूएशन था इसको यहाँ नीचे ले आए और सिंथेसिस को ऊपर ले गए, हाईएस्ट बन गया सिंथेसिस, के क्रिएट करने से ज्यादा इवैल्यूएशन भी बड़ा नहीं है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएटिंग है जब आप कुछ अपना नया बना रहे होते हैं, ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ, बस इतना सा परिवर्तन है, और दूसरा परिवर्तन क्या है, नाउन से वर्ब बन गया, पहले नाउन था अभी वर्ब है। नाउन कैसे था, नॉलेज क्या है, नाउन है, रिमेंबरिंग क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फॉर्म है। नॉलेज मतलब ज्ञान कह लीजिए आप, जब आप चीजों को रिसीव करते हैं, कोई डेफिनेशन याद करना हुआ, कोई गिनती याद करना हुआ, जस्ट आपने भर लिया है दिमाग में। कॉम्प्रिहेंशन है, समझ के दिमाग में भरा है आपके में, ठीक। फिर एप्लीकेशन क्या है, आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, आप जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा, अब आप उसको दुकान पे जाके अप्लाई कर पा रहे हैं। एनालिसिस है जब आप प्रॉब्लम्स को या चीजों को टुकड़ों में तोड़ करके समझ पाएं, आप फेल हुए तो क्यों हुए, पास हुए तो क्यों हुए। फिर है इवैल्यूएशन, यानी कि आप उसके बाद है सिंथेसिस, आप चीजों को जोड़ के कुछ नया बनाते हैं और फिर आप मूल्यांकन करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, आज स्टूडियो में काम होना है तो शायद कोई गेट पे है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मुझे बताओ, कमेंट्स आप लोगों के दिख नहीं रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए एनालिसिस एंड सिंथेसिस में डिफरेंस क्या है, इस पे चर्चा करेंगे अभी, एक एक करके इनको सबको समझेंगे। बहुत बढ़िया मोहिनी। ये लेट्स लर्न की बॉटल हमने टॉपर्स को दी थी लास्ट टाइम, तो आप लोग जल्दी जल्दी नौकरी लेके आए और हम आपको कई चीजें देंगे है ना। खैर टेम्परेचर भी बताती है ये देखो समझते हैं एक बार। हाँ देखिए एक बार फटाफट से कमेंट रुके हुए हैं आप लोगों के। मिलेगी आपको बॉटल, एग्जाम क्लियर करके आओ, मजाक कर रही हूँ। खैर देखो यहाँ पे समझते हैं, अगर हम बात करें इसको एक एक करके समझते हैं। बस अंतर इतना है कि इस यहाँ तक तो इसमें सब में आईएनजी लग गया, बाकी सब सेम है ना। और यहाँ पे परिवर्तन ये हुआ, सिंथेसिस को टॉप पे पहुंचा दिया, क्रिएटिंग कह दिया, और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग कह दिया। बस इतना सा अंतर है और कोई खास अंतर इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल मिलेंगे अनुश्री, ठीक है बात। पहला समझते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डोमेन में आपको चीजें अंदर से याद रहे या ना याद रहे, बट पता होनी चाहिए आपको, ठीक। तो कॉग्निटिव डोमेन जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेता है, नॉलेज और रिमेंबरिंग, या तो हम इसको नॉलेज कहेंगे ज्ञान, या रिमेंबरिंग यानी याद रखना कहेंगे, ठीक। द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा एंड और इंफॉर्मेशन, आपकी एबिलिटी डेटा को रिकॉल कर पाने की, ठीक। हाँ बिल्कुल मिलेगी जितना, ठीक। द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा एंड और इंफॉर्मेशन, डेटा को रिकॉल कर पाने की जो क्षमता है आपकी। रिकॉल मतलब आपने चीजों को याद किया, रिमेंबरिंग इसीलिए तो कह रहे हैं। मान लीजिए आपको नाउन की डेफिनेशन बताई गई थी और आपने उसको याद कर लिया, तो ये किसमें आया, नॉलेज में आया। आपको समझ में आई या नहीं आई, बस आपको नाउन की डेफिनेशन याद हो गई, दैट मीन्स जैसे मुझे पहाड़े की डेफिनेशन हिंदी में मेरे मामा जी टीचर थे तो उन्होंने याद कराई थी बचपन में, जो कि मुझे आज तक याद है कि संख्याओं की अपवर्तक की क्रमवत्ता को कुछ तो पहाड़ा कहते हैं, ठीक। ऐसा था,
क्रमवृता या जो भी था, ठीक। अब वो उसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट मेरे को वो डेफिनेशन आज तक कि टेबल होता क्या है वो याद है। उस टाइम पे शायद मीनिंग उन्होंने समझाया भी होगा। तो ये क्या रिमेंबरिंग है, नॉलेज हो गई ये मेरे लिए, बस रिकॉल के काम आ रही है। इन्फॉर्मेशन को आपने रिटेन कर लिया, दिस इज नॉलेज। आपने रिसीव कर लिया, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है, जरूरी नहीं आपको समझ में आई हो, बस आपके दिमाग में है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आ जाते हैं कई बार, डिफाइन हो गया, आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, डिस्क्राइब करना किसी चीज को, रिकॉग्नाइज करना, बताना, एक्सप्लेन करना, रिसाइट करना, मेमोराइज करना, इलस्ट्रेट करना, कोट कर देना किसी को कि महात्मा गांधी ने फलानी बात कही थी। तो आपके दिमाग में वो चीज है, समझिए नहीं समझिए फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ समझा हुआ होगा तब भी वो सौरभ गुप्ता जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए शायद मेरी वजह से, है ना। क्या कर सकते हैं अब, जब हर किसी से हर किसी की सक्सेस देखी नहीं जाती। ये तो उन्हीं को पता होगा, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया होगा, क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या कर सकते हैं उसमें, नॉलेज और रिमेंबरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आप रिकॉल करते हैं चीजों को या फिर रिसाइट करते हैं, डिफाइन करते हैं, कुल मिला के बात है आप अपने दिमाग में चीजों को रखते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज की समझने में नहीं होनी चाहिए। रिमेंबरिंग में ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे कि आप किसी चीज को देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट मींस वो आपकी नॉलेज में है, आपके दिमाग में है पहले से। आप डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डेफिनेशन है, कुछ है, वो भी इसी में आ जाएगा। आपने कुछ मेमोराइज कर लिया, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक, आप क्या आइडेंटिफाई कर पाए, डिफाइन कर पाए, इसके अलावा कोट करना इसी में आ जाएगा। कोई चीज, कोई डेफिनेशन आपको याद है मान लीजिए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक समझ में? आज आपके कमेंट्स थोड़े रुक रुक के चल रहे हैं तो मुझे फीडबैक नहीं मिल पा रहा ठीक से, है ना। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे तो ठीक है। जैसे नॉलेज में भी हमने समझा, डिफाइन करना चीज़ों को, कोई डेफिनेशन हो सकती है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि 4 ऑप्शन है उसमें से कुछ आपने पहचान लिया, इस तरह की चीज़ें। ठीक, रिकॉग्नाइज करना, बताना, एक्सप्लेन करना, ये सब आ गया। अब दूसरा इसमें लेवल है कॉम्प्रिहेंशन का। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेवल, है ना। आप सेकंड लेवल पे पहुंचे जो कि है कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ कह सकते हैं, समझ। और अंडरस्टैंडिंग यानी आप समझेंगे किसी चीज को। इसको कॉम्प्रिहेंशन पुरानी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नई टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है आरती, कॉम्प्रिहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, यानी किसी मटेरियल का मीनिंग आप ग्रैस्प कर पाए या नहीं कर पाए, वो कॉम्प्रिहेंशन कहलाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग कहलाएगी। टेक्सोनॉमी होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे तेजल, एक ऑनलाइन मीटअप करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ करके, अब आपने मीनिंग ग्रैस्प किया है उस मटेरियल का, मतलब अब आपको संज्ञा की जो परिभाषा थी उसका मतलब भी समझ आ रहा है। मीनिंग ग्रैस्प किया है अब आपने। जब आप मीनिंग के साथ किसी चीज को ग्रास्प करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, कॉम्प्रिहेंशन में है। अब तक आपने मान लीजिए एडिशन है, एडिशन एल्वा एडिशन नहीं, जोड़, इसका परिभाषा पढ़ी थी कि जोड़ना ये होता है। अब आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसे होता है जोड़ना। ठीक, आपने सिर्फ रट नहीं लिया चीजों को। जब आप सिर्फ रट ले रहे थे, आपके दिमाग में चली जा रही थी, आपने याद कर लिया, वो नॉलेज में थी। जब आप उसको समझते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब क्या होता है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा। नहीं तो आपने रट लिया हो बचपन में 2 1 2 2 4, जब आपने समझा कि 2 + 2 = 4 बन के 2 2 4 हुआ है, तब वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। ठीक, और जब आपने इस एडिशन की परिभाषा को सीख करके, अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, समराइज करना, जब आप अपने शब्दों में किसी बात को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्लासिफाई कर पा रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर पा रहे हैं, कंपेयर एनालिसिस में भी आएगा और इसमें भी आएगा, रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, पैराफ्रेज कर पा रहे हैं, अपने शब्दों में बता पा रहे हैं, तो मतलब आपने कॉम्प्रिहेंड किया है। ठीक, रिलेट कर पा रहे हैं, अपने इन्फर कर पा रहे हैं, अपने शब्दों में कह पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं। फिर थर्ड चीज है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन और अप्लाइंग के अनुप्रयोग कहते हैं इसको। नई टेक्सोनॉमी में अप्लाइंग आएगा और पुरानी में एप्लीकेशन आएगा, अनुप्रयोग कहेंगे इसको। ठीक है, 5 को ही ले आओ एमसीक्यू बैच। 5 को तो नहीं यार, 10 का सोच रही हूँ मैं। चलो लेट्स सी, लेट्स सी। अगर हम बात करें, एप्लीकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशंस। पैराफ्रेज होता है अपने शब्दों में किसी बात को कहना। मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने अपने शब्दों में किसी और को कुछ और चुगली लगा करके बता दी, मतलब आप अपने शब्दों में बता रहे हैं किसी को। ठीक है, अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट दोनों है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं है ना श्वेता। 1956 में जो था वही है, बस हल्का सा चेंज है। कई बार नए के फॉर्म में पूछेगा, अगर आपको नाउन की फॉर्म में मिले तो आंसर आप 1956 के हिसाब से लगाएंगे, अगर ऑप्शन आपको वर्ब की फॉर्म में मिले तो आप 2001 के हिसाब से लगाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। इतनी बात क्लियर है? हाँ 10 को बढ़े, इतनी बात क्लियर है सभी को या नहीं? देखिए, एप्लीकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशंस। जब आप नए और मूर्त, जिन चीजों को आप टच एंड फील कर पाए, जिनको आप यूज कर पाए रियल लाइफ में, टच एंड फील करके आपके वो एक्सपीरियंस में हो, जिसको आप यूज कर पाए। जैसे 2 + 2 4 होता है, ये आपने पढ़ा था पहले, नॉलेज में था आपके। फिर आपने इसको समझा कि 2 + 2 4 कैसे होता है। देन आप किसी शॉप पे गए और आपने जोड़ने के कॉन्सेप्ट को यूज किया कि आपने 10 रुपए दिए, 6 रुपए की टॉफी ली, 4 रुपए वापस मिले, मतलब आपने अप्लाई किया इस नॉलेज को। ठीक, आपने संज्ञा के उदाहरण को अप्लाई किया एक तरह से। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया हामिदा, क्लियर है ना इतनी बात? ये हाँ बिल्कुल खुशबू क्लियर है। अरे नहीं आज नहीं है, दसर का बर्थडे कल है, 3 को है। ही वाज टेलिंग मी एक दिन। देखिए, अगर हम बात करें थर्ड की, तो अप्लाई में क्या होगा, चीजों को सॉल्व करना। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको मैथ्स का, आपने समझ लिया था, आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन में था, तो चीजों को सॉल्व करना, चेंज करना, क्योंकि आपको समझ में आ गई है तो आप अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मान लो एक क्वेश्चन दिया, आपने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, नाम बदल दिया, ये एप्लीकेशन है। आज नहीं यार 3 कहा था उन्होंने मेरे को। देखो एक बार नेक्स्ट चलते हैं, रिलेट, रिलेट कर पाना चीजों को। इसके अलावा अगर हम बात करें यूज कर पाना, ऑब्वियसली टीच एप्लीकेशन में आता है कि आपने मान लीजिए मुझे कोई चीज समझ आ गई, अब मैं उसको अप्लाई करके आपको समझा रही हूँ।
ठीक है, सबने तो आज विश किया, पता नहीं यार, हो सकता है हो, मुझे नहीं पता। डिस्कवर, वैसे मेरे को 3 बोला था उन्होंने, डिस्कवर करना, आर्टिकुलेट करना अपनी बात, रखना अपने तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ गरिमा, तो अप्लाई की बात हो गई, जिसको एप्लीकेशन कह रहे हैं। फिर फोर्थ है जो सेकंड हाईएस्ट एक तरह से, या थर्ड हाईएस्ट कहेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एनालिसिस की, यानी विश्लेषण की, विश्लेषण की अगर हम बात करें, विश्लेषण, एनालिसिस और एनालाइजिंग, ये नई टेक्नोनॉमी के अकॉर्डिंग आईएनजी लग जाएगा। अच्छा, धन्यवाद कारगी। ठीक, अगर हम बात करें विश्लेषण की, तो एट दिस पॉइंट दे बिगिन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू नॉलेज एंड आल्सो आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। जब बात डिस्टिंग्विश करने की आए, जब बात डिफरेंशिएट करने की आए, किसके बीच में कि ये फैक्ट है और ये ओपिनियन है, ये मैं एनालाइज करके समझ पाती हूँ, डिफरेंशिएट कर पाती हूँ, जैसे आजकल न्यूज वगैरह में होता है, तो इसका मतलब क्या, मेरे अंदर एनालिसिस की पावर है कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और ये फैक्ट है एक। ठीक, तो ये क्या है, एनालिसिस का हिस्सा हुआ एक तरह से। एनालिसिस में क्या होता है, आप किसी भी एक सिचुएशन को, किसी भी एक चीज को टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं एनालाइज करते वक्त, है ना। एनालाइज बोला जाता है, मान लो एक सिचुएशन घटी, आप किसी से मिलने गए, आपने देखा कुछ चीजें हुई, बाद में आप एनालाइज करें कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा होगा, आप उसके एक्शंस को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तोड़ करके देखना एनालिसिस होता है। विश्लेषण करना वो होता है न्यूज एनालिसिस, मतलब ब्रेक डाउन करके बता रहे हैं वो। वेरी गुड नवीन, कि न्यूज एनालिसिस में कि अच्छा ये न्यूज है, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ के बताएंगे, इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सीटेट में फेल हुए तो क्यों हुए, कहां पे कमी रह गई, पिछली बार पेपर में ये था, इसमें आपने मैथ्स में अच्छे से नहीं किया था, इतने नंबर मैथ्स में आए थे, इतने इसमें आए थे, इतने इसमें आए थे, कौन सा टॉपिक छूट गया था, कौन सा बच गया था, मतलब तोड़ करके देख रहे हो आप। बिल्कुल श्वेता। पूर्ण से अंश की ओर एक तरह से कह सकते हैं हम, होल टू पार्ट्स जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें एनालाइज की, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट में कंक्लूड करना, चीजों को कैटेगरी में बांटना, क्योंकि हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, टेक अपार्ट। ठीक, कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, डिफरेंशिएट, कंपेयर भी कर सकते हैं एनालाइज के अंदर। अब आएंगे हम फिफ्थ पे, जो कि अब ये नई टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग तो फिफ्थ है और पुरानी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये सिक्स्थ था। तो इवेल्युएशन या इवेल्युएटिंग कहेंगे, मूल्यांकन जिसको हम कहेंगे, मूल्यांकन। मूल्यांकन की अगर हम बात करें, तो द इवेल्युएशन लेवल इज वेयर स्टूडेंट्स मेक जजमेंट्स। इस लेवल पे आप जज करते हैं, फाइनल कंक्लूजन निकला क्या। ठीक, इस लेवल पे आप जजमेंट लगाते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज, के विचारों की जो वैल्यू है वो कितनी है, आइटम्स क्या क्या है, मटेरियल क्या है, सारी चीजों का एक तरह से सार निकाल के आप जज करते हैं। ठीक, क्लियर है बात। हाँ बिल्कुल, आप इवेल्युएट कर रहे हैं, कि जज कर रहे हैं आप चीजों को, कि इसमें क्या सही था क्या गलत था, आपने फाइनल एक जजमेंट दे दिया, जैसे कोर्ट देता है। ठीक, कितने नंबर आ गए फाइनल, क्या सही था क्या गलत था वो जाए लेने, अब फाइनल निकल करके रिजल्ट आ गया एक तरह से, तो इवेल्युएट कर दिया आपने। ठीक, इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसमें प्रायोरिटाइज हो सकता है, जज करना हो सकता है, रिफ्रेम हो सकता है, ग्रेड करना हो सकता है ना। अब हाईएस्ट है सिंथेसिस, जिसको सिंथेसाइजिंग की जगह क्रिएटिंग कहेंगे, यानी कुछ नया बनाना, संश्लेषण कहते हैं वैसे सिंथेसिस को, संश्लेषण। ये हाईएस्ट इसलिए बनाया कि आपने जज कर दिया, ठीक है, इन सबको करके जब आपने क्या किया, कुछ नया क्रिएट किया। मान लीजिए टीचर ने अपने ही कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए, अपनी ही कोई किताब लिखी, किसी ने नॉवल लिखी, वो एप्लीकेशन नहीं है, वो क्रिएटिंग है। अगर जस्ट जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको एज इट इज लिख दिया तो वो अप्लाइंग है, कि आपने जो सीखा उसको जस्ट अप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपने पूरा सब कुछ जोड़ के, तोड़ के, एनालाइज करके, अप्लाई करके, समझ करके, इवेल्युएट करके, उसके बाद जो निकल करके आया वो है संश्लेषण या सिंथेसाइजिंग या क्रिएटिंग। एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स। देखो ये जस्ट ऑपोजिट है विश्लेषण का। विश्लेषण में हम पार्ट्स में तोड़ते थे, यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं, यहाँ हम जोड़ करके कुछ नया बनाते हैं। जो भी आपकी समझ आज तक की, उसके बेसिस पे आप नई किताब लिखेंगे ना, एक नया निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है अभिषेक, डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल, एक होल बनाने के लिए, तो पार्ट्स टू होल जाते हैं यहाँ, एनालिसिस में होल टू पार्ट्स जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है या नहीं। सब्जेक्ट खत्म हो चुका है पूजा, बस 4 से 5 क्लासेस मुश्किल से बची हैं आपकी। ऐसे तो ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि चीजें तो इतनी, बट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बात की हुई है उसके अकॉर्डिंग डन है आपका मामला, और उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्रिएट में डिजाइन करना, चीजों को डिजाइन कर रहे हैं आप, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ इन्वेंट कर दिया आपने, जैसे कि थॉमस एडवा एडिसन ने एक बल्ब बना दिया, कोलैबोरेट करके कुछ नया बना दिया, है ना, मॉडिफाई किया, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब ये हमने अब तक समझ लिया कि नॉलेज, ये पुरानी टेक्सोनॉमी एक तरफ, दूसरी तरफ हम बात करें अगर, ये है 1956 की टेक्सोनॉमी और ये है 2001, जिसमें सिर्फ इतना सा चेंज है कि नई वाली टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस को ऊपर ले जाकर के इसका नाम क्रिएटिंग बन गया और इवैल्यूएशन को नीचे ले आए, जो इवैल्यूएटिंग हो गया। सिंपल सी बात है, और आईएनजी सब में लग गया, बाकी सब कुछ सही है। शर्मिष्ठा कह रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज़ के बाद मन नहीं लग रहा। देखो यार, कुछ कर नहीं सकते, कुछ चीज़ों का ना हमारे हाथ में नहीं होती, आपको अपना भी नहीं पता कि आप कब तक हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल है, जिस लेवल का स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो मतलब डाउट होता है कई बार, है ना। मैंने भी सुना किसी से, आज हमारी बिल्डिंग में कोई बता रहा था, नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप जिस लेवल की चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अच्छा धन्यवाद, अच्छा लगा आपको क्लास। तो प्रैक्टिस बैच कब स्टार्ट होगा? प्रैक्टिस बैच में आग ही लगाएंगे, सच में इतना ज़्यादा मूड है मेरा कि उसमें इतने अच्छे से डिस्कस कर दिया जाए ना, क्वेश्चंस मिक्स्ड, क्योंकि वहाँ खुला मैदान है। अगर मैं टॉपिक में डिवाइड करती हूँ, कल मैं यही सोच रही थी कि टॉपिक वाइज लेके आएं या फिर
उसको सेट्स में लेकर के आए, जो 3000 क्वेश्चन का प्लान है। सेट्स करना ज्यादा बेटर होगा, टॉपिक वाइज में बंध जाते हैं कई बार पेपर में, आप कभी भी चले जाइए कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हर तरह के क्वेश्चन हम वहाँ खेल सकते हैं, टॉपिक वाइज में बंध जाते हैं हम। वही टॉपिक है यूट्यूब पे भी करा चुके हैं बहुत सारे टॉपिक, तो नए और हर तरह की जो चीजें हैं वो सेट इज सेट एग्जैक्टली। अनुष्का कह रही है इतना सारा मूड है ज्वाइन करने का, सही है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो ये आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, ये बात हमने पहले ही समझ ली थी। अभी हमने संज्ञानात्मक पक्ष में 6 लेवल्स को डिस्कस किया था, नहीं यही होगा, करियर विल पे ही होगा बैच, ठीक। अगर हम बात करें स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट, हम रिएक्ट कैसे करते हैं चीजों के प्रति इमोशनली, एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स, कि हम फील कैसे करते हैं बाकी अपने सराउंडिंग में जो चीजें हैं, हम पेन को कैसे फील करते हैं, हम जॉय को कैसे फील करते हैं। तो आप बच्चे की भावनाओं से वैसे ही जोड़ते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की, तो वो आपके रिसीविंग एंड पे आपके अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप क्यों दिमाग में रख पा रहे हैं, क्योंकि आपके इमोशन से जुड़ गई बात, ठीक है। नहीं वो सबके लिए होगा, सीटेट तो बच्चा होगा, जस्ट सीटेट तो कवर हो ही जाएगा, वो तो उड़ जाएगा सीटेट तो। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशन एंड फीलिंग्स। मतलब जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अफेक्टिव डोमेन है, वो आपकी अवेयरनेस एंड ग्रोथ किस में, आपके एटीट्यूड्स में, आपके इमोशंस में और आपकी फीलिंग्स में, इनमें कनेक्ट करने की बात होती है। मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे। दीपिका आगे हो तो ले सकते हो, अगर इन फ्यूचर तैयारी तो कर ही रहे हो। एटीट्यूड कैसा है आपका चीजों को लेके, ये भी आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है, आपके इमोशंस कैसे हैं और आप फील कैसा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आती हैं अफेक्टिव डोमेन में। इसमें 5 लेवल्स हैं। सबसे पहला है रिसीविंग। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात क्रैथवॉल ने की है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था क्रैथवॉल ने दिया है, और भी लोग शामिल हैं, ब्लूम भी इवन शामिल थे, एंडरसन भी शामिल हैं, कुछ लोग, पीडीएफ मिलेंगी पूरी की पूरी, ठीक। अगर हम बात करें थियोरेटिकल बुक पे भी काम चल रहा है, आने वाली है। रिसीविंग की अगर हम बात करें तो द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन, ये लोएस्ट लेवल है रिसीविंग इस अफेक्टिव डोमेन का, जहां पे बच्चा पैसिवली अटेंशन पे करेगा, वो चुपचाप बैठ करके रिसीव कर रहा है, आप इमोशनली जो भी उसको बता रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है इमोशनली की चीजों को। विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर, अगर रिसीव ही नहीं करेगा तो कहां से लर्निंग होगी, समझ रहे हो ना बात। ओके उमा। रिसीविंग इज अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल, बच्चे की मेमोरी और रिकॉग्निशन दोनों, कि उसके दिमाग में चीजें ग्रहण करेगा जब वो, तो मेमोरी उसकी जो क्या स्मृति है उससे भी जुड़ेगा और वो पहचान पाएगा चीजों को। तो रिसीविंग सबसे लोएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, जैसे आप अभी रिसीव कर रहे हैं पैसिवली, कह लीजिए आप अटेंशन पे कर रहे हैं, चुपचाप बैठ करके अटेंशन पे कर रहे हैं, पैसिव का मतलब ये नहीं सो गए हैं, ठीक। और विदाउट दिस लेवल लर्निंग हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी मेमोरी और रिकॉग्निशन में जाने के लिए रिसीव करना जरूरी है। रिसीव कहां से करेंगे, दिल से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्डिंग, अब आप रिस्पॉन्स देते हैं जब आप रिसीव कर लेते हैं। द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, अब यहाँ वहां पैसिवली सुन रहा था वो, यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग प्रोसेस में। नॉट ओनली अटेंड्स टू अ स्टिमुलस, सिर्फ एक उद्दीपक को ही अटेंड नहीं कर रहा बल्कि रिएक्ट भी करेगा। उद्दीपक क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एकदम से आवाज आई, जैसे कल मैं सेशन ले रही थी तो एलेक्सा की आवाज आई, मान लो किसी स्पीकर की आवाज आई, वो उद्दीपक है, और जो मैं रिस्पॉन्स दूंगी, अरे क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स है। उद्दीपक कोई भी एक ऐसी चीज एनवायरमेंट में जो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी, जो आपको रिस्पॉन्स देने पे बाधित करे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टिमुलस को अटेंड कर रहा है, बैठ के देख रहा है, वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। जबकि इससे पहले वाले स्तर में वो जब स्टिमुलस से रिसीव कर रहा था, यहाँ वो रिस्पॉन्ड भी करेगा स्टिमुलस के प्रति, जो भी क्लास में पढ़ाई हो रही है, जो भी बात चल रही है उसके प्रति, ठीक। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग प्रोसेस में, क्लियर है। हाँ आगे बढ़े। वैल्यूइंग, अगर बात वैल्यूइंग की करें, मूल्य कह सकते हैं इस चीज को। द स्टूडेंट अटैचेस अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये मेरा पेन है, मैं कहूंगी अरे ये तो मेरा प्यारा पेन है, 3 महीने से इससे पढ़ा रही हूँ, जबकि एक नया पेन आने वाला है अभी, ठीक। तो द स्टूडेंट अटैचेस अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमिनन, कोई भी एक फिनोमिना हो सकता है, और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि इसकी वैल्यू ये है। भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एक वैल्यू अटैच कर रहे हैं, ठीक है कोमल। द स्टूडेंट एसोसिएट्स अ वैल्यू और सम वैल्यूज टू द नॉलेज दे एक्वायर्ड, बच्चे क्या है एसोसिएट करते हैं एक वैल्यू या कुछ वैल्यू, जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है उससे एक वैल्यू जोड़ते हैं, ठीक। उसको एक वेट देते हैं वो, कि हाँ हमने गांधी के बारे में पढ़ा और गांधी जी हमें ऐसे लगे, हमें वैल्यूबल लगी कोई एक बात उनकी। ऑर्गेनाइजिंग, अब आपने जो भी रिसीव किया था, रिस्पॉन्ड किया था, वैल्यू किया था, अब आप उसको कैटेगरीज में विभाजित करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने दिमाग के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव रिस्पॉन्ड जो भी किया अभी तक। द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, जो अलग अलग वैल्यूज उसने रिसीव की, इन्फॉर्मेशन अब तक रिसीव की, एंड आइडियाज एंड एकोमोडेट देम विद इन हिज और हर ओन स्कीमा। अब वो अपने स्कीमा में, अब वो अपने स्कीमा में क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा जो भी वैल्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन उसने आज तक रिसीव की है, एकोमोडेट की है। कंपेयरिंग, रिलेटिंग एंड एलैबोरेटिंग ऑन व्हाट हैज बीन लर्नड, अब वो चीजों को कंपेयर करेगा अपने दिमाग में, रिलेट करेगा एक सिचुएशन से दूसरे व्यक्ति से दूसरी चीज को, ठीक। क्लियर है बात। हाँ, ऑन व्हाट हैज बीन लर्न, जो भी सीखा गया है वो उसको इलेबोरेट करेगा, रिलेट करेगा अपनी लाइफ, अपने इमोशंस, वो अलग अलग कैटेगरी में डालेगा। अच्छा ये वाली बात आइडियलिस्टिक बात इस कैटेगरी में, ये मैथ्स की बात ये इस कैटेगरी में, इस तरह से वो कैटेगरी में विभाजित करेगा। 5वां है कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग में क्या करेगा, द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अब वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड करने का प्रयास करेगा। ये सब करने के बाद उसका अपना, उसको क्या समझ में आया, अमूर्त रूप में एक कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाएगा। क्लियर है बात। तो ये 5 लेवल्स थे अफेक्टिव डोमेन के। कॉग्निटिव के 6 पढ़े हमने आज, इसके 5, अब इसमें भी आज की डेट में 6 हैं साइकोमोटर में, जो हम कल करने वाले हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। ये एंडरसन एंड क्रैथवोल्ड प्लस ब्लूम ने भी दिया, क्रैथवोल्ड, ब्लूम एंड मारिया, और इसमें डेव हैरो भी लिख लेना, अनीता हैरो और सिम्पसन भी शामिल थे साइकोमोटर में। अभी वैसे तो ये मैं कल कराऊंगी।
ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है? हाँ रीट को होना तो चाहिए। पीआरटी बैच भी हो जाएगा इस महीने कंप्लीट। ठीक थी ना आज की स्पीड? ठीक है स्वाति, समझ में आया? रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दीजिए, एग्जाम तक तो पहले ही करा दूंगी, वो तो मैं टेंशन मत लो। अगर लगता है कि एग्जाम ज़्यादा पास है तो रिकॉर्डेड में भी दे देंगे। ठीक, इस महीने तो सभी हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं कहानी, हम साइकोमोटर पर चर्चा कल करेंगे। हाँ आज थोड़ा स्टूडियो में भी काम हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी रैप अप करेंगे। ओके, कोई और डाउट हो तो पूछ लो, आज के सेशन में यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ शिवा सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो, नहीं तो सोचा तो ये था कि इसी में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट पॉसिबल नहीं है ना, जहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कशन है तो सिर्फ शीट देके छुट्टी करनी पड़ेगी, उसका फायदा नहीं है। अच्छा स्वाति, हाँ सुपर टेट बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच तो जल्दी लाते हैं इस महीने, बल्कि 10 तारीख तक लेके आते हैं। हाँ चलो फिर टेक केयर, मिलते हैं। हाँ यूट्यूब